आज से इंशाल्लाह हम पाइथन की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। जिस तरह हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि पीएचपी की क्लासेस हमने ली थी, उसमें हमने CRUD ऑपरेशन देखा था। उससे पहले पीएचपी बेसिक्स हमने देखी थी। बेसिक्स में क्या होता था कि जो चीज़ें हमारी वेबसाइट के अंदर यूज़ होती थी मेनली या बहुत ज़्यादा, वो चीज़ें हम बेसिक्स के अंदर कवर कर लेते थे। ठीक है। यानी पहले आपको किसी भी लैंग्वेज का सिंटैक्स आना चाहिए कि वो होती क्या है, कैसे हम स्टार्ट करते हैं, और हमारी जो लैंग्वेज है उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। तो पाइथन भी हमारी एक लैंग्वेज है। इसका जो सिंटैक्स होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें एक स्पेस ज़्यादा आ जाए या कम आ जाए तो ये ऐसी लैंग्वेज है जो आपको एरर दे सकती है। ठीक है। तो पाइथन, जिस तरह हमने पीएचपी को रन करवाने के लिए एक सर्वर डाउनलोड किया था, जैम सर्वर, इसी तरह पाइथन को भी रन करवाने के लिए हमें पाइथन ही चाहिए होती है। ठीक है। आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए। पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना है वो हम देखते हैं। तो आपने यहाँ पे जाना है गूगल के अंदर, यहाँ पे लिखना है डाउनलोड पाइथन या पाइथन डाउनलोड। तो इनकी एक वेबसाइट आ जाएगी, आपने यहाँ पे डाउनलोड पाइथन पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। अब ऑलरेडी मेरे सिस्टम के अंदर डाउनलोड है ये। जैसे हम गेम्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं वैसे ही ये इंस्टॉल होगी। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, जब आप पाइथन को इंस्टॉल करने लगे ना, तो उसमें सबसे पहले इंस्टॉलेशन के दौरान एक ट्रिक यहाँ पे यूज़ होती है जो सब लोग भूल जाते हैं करना। ठीक है। जब आप पाइथन को इंस्टॉल करेंगे ना, तो सबसे नीचे यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आएगा, बटन या फिर एक इनपुट पैनल नज़र आएगा आपको, पाइथन ऐड टू पाथ का, ये वाला। ये ज़रूर आपने क्लिक करना है। ये आप क्लिक नहीं करेंगे यहाँ पे, या डायरेक्ट इंस्टॉल नो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक किए बगैर, तो आपकी जो पाइथन है वो पाथ में नहीं जाएगी, यानी वो सही तरह से इंस्टॉल नहीं होगी और आपके सिस्टम में ये प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना लाजमी होता है। मैं शुरू से इंस्टॉलेशन आपको नहीं बता रहा, जस्ट जो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है मैं वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। जब आपके पास पाइथन इंस्टॉल होना हो जाए तो यहाँ पे आपने CMD पे क्लिक करना है, यानी कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाना है। इंस्टॉलेशन को चेक करने के लिए यहाँ पे आपने लिखना है पाइथन। पाइथन लिख के आप एंटर करेंगे तो जो भी वेरिएंट आपने इंस्टॉल किया होगा उसका नेम यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये नहीं आता वेरिएंट आपके पास, इसका मतलब है कि आपकी इंस्टॉलेशन सही तरीके से नहीं हुई है। ठीक है जी। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था अपनी वाइवा क्लासेस के लिए, तो यहाँ पे मैं वही फ़ोल्डर एक्सेस कर लेता हूँ। ये हमारे पास था वाइवा का। ठीक है। इसके अंदर हम एक और फोल्डर बनाते हैं पाइथन, क्योंकि आज से हम पाइथन की क्लासेस स्टार्ट करेंगे और पाइथन बेसिक्स को सीखेंगे हम। तो यहाँ पे मैं VS Studio कोड के अंदर ओपन करता हूँ इसको, CMD, और ये कोड डॉट की हमारे पास कमांड होती है, ताकि ये वाला जो फोल्डर हमने क्रिएट किया हुआ है, ये वाला फोल्डर जाके हम कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ओपन कर लें इसको। ठीक है जी। सबसे पहले हमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी होती है। जो भी हम लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ करते हैं उसी लैंग्वेज की एक्सटेंशन के साथ हमारी जो फ़ाइल होती है वो क्रिएट होती है। जैसे यहाँ पे हम लेक्चर के नेम से या फिर वाइवा के नेम से एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। पिछली बार हमने PHP को देखा था तो वाइवा डॉट PHP हम लिखते थे या फिर इंडेक्स डॉट PHP लिखते थे, लेकिन अभी हम पाइथन का सिंटैक्स देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको मैं रीनेम करता हूँ, वाइवा .py। से हमारी जो लैंग्वेज होती है वो पाइथन की होती है। अब ये हमारी एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है। जब आपकी ये फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी तो यहाँ पे आपको एक प्ले का बटन नज़र आएगा, यहाँ पे रन पाइथन फाइल का। अभी हमारे पास कुछ भी सिंटेक्स नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है। जिस तरह हम PHP के अंदर इको स्टेटमेंट से हम कुछ चीज़ प्रिंट करवाते थे अपनी, तो पाइथन में जो चीज़ हमने प्रिंट करवानी होती है उसके लिए हमारा जो फंक्शन यूज़ होता है वो प्रिंट का होता है, प्रिंट। और यहाँ पे हम ब्रैकेट्स लगा देते हैं। इसके अंदर जो भी चीज़ आपने लिखी हो, स्ट्रिंग हो, जो भी डेटा टाइप हो, तो ये चीज़ आपकी प्रिंट हो जाती है। PHP में आपने देखा होगा यहाँ पे सबसे लास्ट में हम क्या लगाते थे, सेमी कॉलन या कॉलन वगैरह लगा लेते थे, लेकिन इसमें हमें वो सेमी कॉलन वगैरह नहीं लगाने पड़ते। आप इसको रन करें यहाँ पे तो नीचे एक टर्मिनल आपके पास ओपन होता है, और ये वाली फ़ाइल आपकी एग्जीक्यूट होगी टर्मिनल के अंदर, और जो चीज़ आपने प्रिंट करवानी होगी वो चीज़ आपको यहाँ पे प्रिंट होकर नज़र आएगी। किसी भी लैंग्वेज को जानने के लिए कि उसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड है, सबसे पहले हमें उसमें वेरिएबल्स क्या पता होना चाहिए कि वेरिएबल होता क्या है। मैंने PHP के लेक्चर्स में आपको देखा बताया था कि वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स हमें
थोड़ी सी मेमोरी एक्सेस देता है। यानी कोई भी चीज़ हमने डेटाबेस के अंदर डालनी हो तो हम पहले उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते हैं, और उसी वेरिएबल के अंदर हम वैलिडेशन वगैरह लगाते हैं, ताकि डेटाबेस में हमारा जो डेटा जाए वो हमारा करेक्टली डेटा जाए, या फिर वो हमारा आप कह लें कि सही तरीके से रिफाइन होकर डेटा जाए। तो पाइथन में भी वेरिएबल्स यूज़ होती हैं। वेरिएबल्स के लिए यहाँ पे पीएचपी में हम डॉलर साइन लगा देते हैं वेरिएबल बनाने के लिए। यहाँ पे जस्ट हमने जो वेरिएबल लिखना होता है उस वेरिएबल का यहाँ पे नेम लिखना होता है। जैसे कि मैं अभी एक नेम का वेरिएबल लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेता हूँ नासिर अब्बास की। ठीक है, पीएचपी में हम कैसे लिखते थे इसको, हम यहाँ पे डॉलर साइन लगाते थे, आखिर में कॉलन लगाते थे, तो ये हमारा वेरिएबल बनता था। लेकिन अब की बार हम क्या लिखते हैं, हम सिर्फ क्या लिखते हैं, वेरिएबल का नेम, कि जिस चीज़ का हमने वेरिएबल बनाना है और उसके अंदर उसकी वैल्यू को स्टोर करवा लेती है। अब इस वेरिएबल को हमने प्रिंट करवाना है, तो कैसे करवाएंगे, यहाँ पे जाके हम उसी वेरिएबल का नेम प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आपको सिंटैक्स का भी ऐसे मसला नहीं आएगा कि यहाँ पे आप सेमी कॉलन लगाएं या कुछ भी लगाएं। ठीक है, तो ये आपका एक वेरिएबल बन गया। ठीक है, वेरिएबल्स में हमारे पास क्या आ जाती हैं, डेटा टाइप्स आ जाती हैं। डेटा टाइप्स में हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं कि हम स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं, हम फ्लोटिंग पॉइंट कैसे क्रिएट करते हैं, हम नंबर्स कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। ठीक है, पाइथन के अंदर कुछ और चीज़ें भी हमारी वेरिएबल्स के अंदर यूज़ होती हैं, डेटा टाइप्स के अंदर यूज़ होती हैं, जिसमें हमारी लिस्ट आ जाती हैं, उसके बाद फिर हमारे डिक्शनरीज आ जाती हैं, टपल्स आ जाते हैं, या सेट आ जाते हैं। ये चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। तो अभी जो हमने यहाँ पे चीज़ देखी थी वो स्ट्रिंग, हमने देखा था कि स्ट्रिंग हम कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कमेंट दे देता हूँ, हैश। ठीक है, शार्प का साइन आपने यूज़ करना है, और यहाँ पे जो भी चीज़ आप लिखेंगे तो ये आपका कमेंट बन जाएगा। पीएचपी में या किसी और लैंग्वेज में हम कुछ और तरीके से कमेंट देते थे, किसी लैंग्वेज में हम ये डबल यहाँ पे स्लैश लगा देते हैं, बैक स्लैश, तो हमारा कमेंट बन जाता है। अ, मैं HTML की बात कर रहा हूँ, CSS में हमारा और तरीके से कमेंट होता है, लेकिन पाइथन में हमारा शार्प के साथ कमेंट आता है। ठीक है जी, तो ये आपका यहाँ पे एक डेटा टाइप हमने बना ली है, ये हमारी स्ट्रिंग की है। स्ट्रिंग के बाद हम लिखते हैं कि हमारा जो इंटीजर डेटा टाइप है वो किस तरह से यहाँ पे आता है, या फ्लोटिंग पॉइंट हमारा जो होता है वो किस तरह से यहाँ पे आता है, जैसा हमने PHP के अंदर देखा था। देखिए, दोनों चीज़ें हमारी एक तरह से ही हैं, जस्ट हमने देखना होता है कि कौन सी चीज़ किस लैंग्वेज में कैसे वर्क करती है। क्योंकि पाइथन हमारी न्यूली लैंग्वेज है, इससे पहले PHP थी, उससे पहले C शार्प थी, उससे पहले C++, उससे पहले C, उससे पहले जावा। इस तरह से हमारी लैंग्वेजेस एक दूसरे से निकल के आई हैं। ठीक है, दूसरी लैंग्वेज बनाने का हमारा मकसद क्या होता है, हमारा जो मकसद होता है कि जो पुरानी लैंग्वेज में जो चीज़ें नहीं हमें यूज़ करनी होती, दूसरी लैंग्वेज में हम सिंटेक्स चेंज करके उनको रिमूव कर देती हैं। ठीक है, या कुछ ऐड करनी होती है हमें चीज़ें, पुरानी लैंग्वेज में वो ऐड नहीं होती, तो हम एक नई लैंग्वेज में वो चीज़ें ऐड कर लेती हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक मैं नंबर यहाँ पे किस तरह से लेते हैं हम, एज इज इक्वल टू 30, तो ये हमारा एक वेरिएबल बन गया है एज का। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं एज प्रिंट करता हूँ, तो ये हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे इसको दोबारा से फाइल को हम रन करते हैं, तो यहाँ पे हमारी जो है एज प्रिंट हो गई है। ठीक है जी, तो ये हमारी ए आप कह लें कि इंटीजर की डेटा टाइप एक बन के आ गई है। इसके बाद हमारी लिस्ट यूज़ होती है। लिस्ट हमारी किस तरह से यूज़ होती है, यहाँ पे आप कोई भी चीज़ लिस्ट बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फ्रूट्स की एक लिस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, लिस्ट में हमारे पास क्या आता है, लिस्ट में हमारे पास ये होता है कि हम एक ही वेरिएबल के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है ना। अब जो हमने लिस्ट बनानी है वो सेम डेटा टाइप की हो, यानी अगर हमने नंबर्स की लिस्ट बनानी है तो हम फ्रूट्स के अंदर नंबर को स्टोर करवा देंगे। अगर हमने नेम की लिस्ट बनानी है तो हम सारी की सारी स्ट्रिंग की लिस्ट बना देंगे। क्वेश्चन पूछना है आपने? क्या मसला है, बता सकते हैं आप। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमने फ्रूट्स के अंदर क्या चीज़ आ जाती है, हमें हमारे पास मुख्तलिफ नेम्स होती हैं, तो नेम्स हमारे कहाँ पे स्टोर होते हैं, वो किसी न किसी स्ट्रिंग के अंदर स्टोर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या चीज़ लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं जी, पहला हमारा फ्रूट आ गया एप्पल। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो फ्रूट आ गया है हम इसको कहते हैं बनाना। ठीक है, ये डबल क्यूट्स के अंदर आपने लिखने हैं, जो स्ट्रिंग आपकी होती है वो डबल क्यूट्स के अंदर होती है, और जो आपके इंटीजर वगैरह होते हैं वो ऐसे ही हम लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ऑरेंज लिख लेते हैं, तो ये आपकी एक लिस्ट बन गई है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास टपल यूज़ होता है। ठीक है,
यहाँ पे मैं टपल का कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे यहाँ पे आपको ये फ्रूट्स है, आप एज है या नेम है या टपल है, अपने ये मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है। आप अपने नेम्स रख सकते हैं यहाँ पे। टपल्स हमारे पास सिंटेक्स कैसा होता है, यहाँ पे हमें स्मॉल ब्रैकेट्स वगैरह लगानी पड़ती हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम स्टोर करवा लेते हैं कोई ना कोई वैल्यू। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे मैं इंटीजर की वैल्यू स्टोर करवा लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए पाइथन के अंदर टपल्स कहाँ पे यूज़ होते हैं हमारे पास, जहाँ पे हमारा जो डेटा होता है वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। हमारा जो डेटा होता है वो स्टैटिक डेटा होता है, तो वो हमारा टपल में आ जाता है। किसने रिक्वेस्ट की है, ठीक है। अगर हमने किसी वेरिएबल के अंदर कुछ चीज़ें स्टोर करवाई हैं, हम कहते हैं कि ये चीज़ें कभी भी चेंज ना हो, तो वो हम पाइथन के अंदर टपल बना देते हैं एक, ठीक है, कि वो कभी भी चेंज नहीं हो सकते। इसी तरह पाइथन के अंदर हमारी डिक्शनरी होती हैं। डिक्शनरी हमारी कैसे बनती है, फ़र्ज़ करें कि मैं एक पर्सन की डिक्शनरी बना लेता हूँ, तो इसका जो हमारे पास सिंटेक्स होता है वो करली ब्रेसेस के साथ होता है। डिक्शनरी के अंदर हमारी एक की होती है, एक हमारी वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं की बना लेता हूँ, नेम। ये आपको अभी समझ नहीं आएगी, आप देखते रहें इसको, लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर, तब आप लोगों को पता चलेगा कि ये चीज़ हम बेसिक्स में किस लिए सीखते हैं, ठीक है। ये हमारी की हो गई कि नेम की जगह पे आपने क्या स्टोर करवाना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी नासिर, और यहाँ पे आपने कॉमा देना है, और यहाँ पे हम क्या लेते हैं, हम एज लेते हैं, और एज में हमारे पास, अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, यहाँ पे हम सिंगल क्यूट्स लिखें, डबल क्यूट्स लिखें, या क्या चीज़ लिखें, अगर किसी को अभी तक समझ आ रही है तो कोई आंसर दे दे अगर किसी को यहाँ पे समझ आ गई है। चलिए, अभी तक किसी को समझ नहीं आई, तो मैंने जैसे ऊपर हम्म। सिर्फ डबल की लगेगी ना अच्छा चलिए, माइक बंद कर लो, मैं बता देता हूँ, ठीक है। उन्होंने कहा कि स्ट्रिंग नहीं यूज़ होगी, हाँ ठीक है। यहाँ पे हम स्ट्रिंग नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम कौन सा डेटा टाइप यूज़ करेंगे, इंटीजर का। एज हमारे इंटीजर के अंदर होती है, इसलिए हम डबल क्यूट्स नहीं लगाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम सिर्फ 30 लिख देंगे या 40 लिख देंगे, तो ये हमारा जो पर्सन का डेटा है वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। जो हमारी लिस्ट और डिक्शनरी के दरमियान क्या फ़र्क होता है, लिस्ट में हम एक ही डेटा टाइप की चीज़ें स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन डिक्शनरी के अंदर हम मुख्तलिफ डेटा टाइप्स की चीज़ें ले सकते हैं। आसान हो जाए फिर देखते हैं इसको। चलें जी, तो हमारी लिस्ट भी यहाँ पे आ गई है। लिस्ट में हमने देखा है, लिस्ट में हमारे पास क्या चीज़ यूज़ होती है, लिस्ट में हमारे पास एक ही डेटा टाइप्स की चीज़ें यूज़ होती हैं, लेकिन जो हमारी डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी के अंदर हम मुख्तलिफ डेटा टाइप्स की चीज़ें स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। और इसके बाद हमारे पास सेट होता है, कि सेट को हम किस तरह से बनाते हैं। सेट भी हमारा बिल्कुल डिक्शनरी की तरह होता है, लेकिन उसमें हम की वैल्यू स्टोर नहीं करवाते। उसमें हम क्या करते हैं कि कोई चीज़ यहाँ पे रख लेते हैं, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। जिस तरह हम मैथमेटिक्स के अंदर सेट वगैरह बनाते हैं, यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही बनते हैं, ठीक है। इनको हम सेट्स वगैरह को इतना यूज़ नहीं करते, लेकिन जब हमें मैथ्स की प्रॉब्लम पाइथन के ज़रिए सॉल्व करनी होती हैं, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे मतलब मैथ की कोई भी चीज़ हो तो मैथ की इक्वेशन वगैरह यहाँ पे लाई जा सकती हैं, ठीक है। ये हमारे पास वेरिएबल्स और उनके डेटा टाइप्स हो गए। इसके बाद हम देखेंगे कि लूप्स हम किस तरह से पाइथन के अंदर चला सकते हैं, क्योंकि पाइथन के अंदर मोस्टली जो चीज़ें यूज़ होती हैं, या फंक्शन यूज़ होता है या लूप्स हमारे पास यूज़ होती हैं, ठीक है। अब लूप्स में हमारे पास क्या होता है, लूप्स में हमारे पास ये होता है, जिस तरह हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट चलाई थी, कंडीशनल स्टेटमेंट, या वाइल लूप चलाई थी पीएचपी के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंडीशंस को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं, ऑपरेटर जैसे प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन का ऑपरेटर हो गया, ये बेसिक्स से हैं, ठीक है। इन चीज़ों को आप यूट्यूब से भी कवर कर सकते हैं। मैं वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे सिखाऊंगा जो चीज़ें वाकई में हमारी वेबसाइट के अंदर यूज़ होंगी, जैसे कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट हमारी कंडीशन के अंदर आ जाती है कि ये चीज़ कैसे काम करती है, ठीक है। तो वो देखते हैं। हम वेरिएबल बना लेते हैं एक्स का, हम चाहते हैं कि एक्स हमारा इज इक्वल टू हो गया, इसके अंदर हम एक 10 इंटीजर स्टोर कराते हैं, ठीक है, कि एक्स की वैल्यू हमारे पास 10 हो गई, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पे हम ये एक्स वाई जेड लिख रहे हैं, और यहाँ पे हम इफ़ स्टेटमेंट चला रहे हैं। जो पीएचपी के अंदर हम स्टेटमेंट किस तरह से चलाते थे, यहाँ पे हम इफ़ लिखते थे, यहाँ पे फिर क्या करते थे, कोई ना कोई यहाँ पे सिंटैक्स लिखते थे, जैसे कि हमारे पास एक डॉलर हो गया वेरिएबल जो ऊपर हमने बनाया है एक्स का, और ये ग्रेटर देन हो अगर आपके पास 12 से, तो यहाँ पे हम कॉलन लिखते थे, और नीचे आके हम क्या लिखते थे कि इको या प्रिंट करवा दो कोई भी चीज़। लेकिन पाइथन के अंदर हमारे पास इस तरह से नहीं है। पाइथन बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे आपने लिखना है इफ़,
और यहाँ पे आप चाहें तो ब्रैकेट्स दे सकते हैं। अगर आपका दिल नहीं करता ब्रैकेट्स देने का तो आप यहाँ पे ब्रैकेट्स को रिमूव भी कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे कंडीशन स्टोर करवानी है। मैं कहता हूँ कि x अगर हमारा बड़ा है 10 से, ठीक है, तो यहाँ पे कॉलन आप लगाएं, नीचे आप क्या प्रिंट करवा दें, प्रिंट, और यहाँ पे हम क्योंकि स्ट्रिंग को आउटपुट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन 10। ठीक है, यहाँ पे हमने कहीं पे भी डबल मतलब वो सेमी कॉलन नहीं दिया है। ठीक है, कॉलन दिया है हमने यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हमारी जो ऑपरेटर है या फिर कंडीशन है वो यहाँ पे ख़त्म हो रही है, बाद में जाके हम ये प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं तो x हमारा क्योंकि ग्रेटर देन है किससे, 10 से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाना चाहिए, ये नहीं आया इसलिए क्योंकि हमने कंडीशन यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट भी इसके साथ ही हमें लगानी होती है। ठीक है, सिर्फ इफ़ हमारे पास यहाँ पे काम नहीं करता, एल्स भी हमारे पास काम करता है। अब देखें यहाँ पे मैं आपको कह रहा था कि एक स्पेस अगर आपकी ज़्यादा हो गई, ये एक स्पेस आपकी कम हो गई तो पाइथन आपको एरर देगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको, अच्छा चले स्पेस वगैरह को छोड़ते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं एल्स। ठीक है, अगर ये हमारी कंडीशन जो है वो वर्क कर रही है, ठीक है, एल्स में आपने क्या प्रिंट करवाना है, यहाँ पे हम लिखते हैं x इक्वल टू 10। ठीक है, तो हमारा जो x है वो यहाँ पे 10 है, अब 10 से ग्रेटर देन हमारे पास नहीं है, तो x इज इक्वल टू हमारा क्या है, 10। ठीक है, इस तरह से हमारी जो कंडीशन है ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ होती है। ठीक है, यहाँ पे हम एलिफ एक स्टेटमेंट हमारे पास होती है। ठीक है, कि इफ़ अगर हमारी काम नहीं कर रही तो एक और इफ़ स्टेटमेंट हम इसके अंदर मर्ज कर लेते हैं, उसके लिए हमारा जो कीवर्ड यूज़ होता है एलिफ। ठीक है ना, यानी एल्स इफ़, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 10। अगर हमारा x 10 के इक्वल है तब आपने यहाँ पे क्या प्रिंट करवाना है, तब आपने यहाँ पे प्रिंट करवाना है जी, तो यही वाला प्रिंट मैं ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ और नीचे मैं लिखता हूँ x इज़ लेस देन 10। अब हमारे पास क्या चीज़ प्रिंट होगी, अब हमारी जो कंडीशन है वो पहले चेक करेगा इफ़ को, वो कहेगा कि x अगर 10 से बड़ा है तो ये प्रिंट करवा दो। ठीक है, अगर ये हमारे पास सेटिस्फाइड नहीं होती कंडीशन, वो एल्स इफ के अंदर जाएगा, एलिफ के। ठीक है, वो देखेगा कि हमारा x 10 के इक्वल है तो आप ये प्रिंट करवा दो। ठीक है, उसके बाद अगर देखेगा कि ये भी हमारे पास सेटिस्फाइड नहीं है तब जाके वो हमारी जो कंडीशन है या स्टेटमेंट है इसको वो ब्रेक कर देगा। एल्स पे आके हमारी जो चीज़ें हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, यहाँ पे आके हमारी जो चीज़ है वो ख़त्म हो जाती है। हम मल्टीपल एलिफ लगा सकते हैं एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर कि अगर ये चीज़ है तो ये चीज़ ना नहीं है, तो ये चीज़ हो, ये चीज़ हो, ये चीज़ हो। ठीक है, मल्टीपल हम उसको चेक करते रहते हैं जबकि हमारा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं हो जाता। अब की बार x इज इक्वल टू 10 है हमारे पास, तो यहाँ पे जो हमारी स्टेटमेंट प्रिंट हो गया यह वो ये वाली है। ठीक है, एलिफ वाली। अगर यहाँ पे x की वैल्यू को मैं क्या कर देता हूँ, मैं 1 कर देता हूँ, तो हमारी जो चीज़ प्रिंट होगी वो ये आएगी। ठीक है, वो सबसे पहले इफ़ को यहाँ से यहाँ तक चेक करेगा, फिर इसको यहाँ से यहाँ तक चेक करेगा, अगर ये ट्रू नहीं होती हमारी कंडीशन तो वो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास चेक करेगा। ठीक है, तो x इज़ लेस देन 10 हमारे पास यहाँ पे आ गया। ये हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट थी। ठीक है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट हमारे पास आ गई। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं लूप्स। लूप्स हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें डेटाबेस से सारी की सारी रोज़ का डेटा लेना होता है। ठीक है, इसमें हम फार लूप यूज़ करते हैं, इसमें हम वाइल लूप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम अभी फार लूप को देखते हैं। हम सिंटेक्स लिखते हैं फार आई एक हमारा वेरिएबल है इन, और यहाँ पे एक रेंज हमारे पास यूज़ होती है। ठीक है, रेंज हमारे पास कब यूज़ होती है, जब हम रिकमेंडेशन वगैरह, जैसे अभी हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है रिकमेंडेशन का, कि उसमें क्या करना था कि हमने 5 मोस्ट वैल्यूज़ या 5 मोस्ट ऐसी वैल्यूज़ जो डेटाबेस के अंदर सबसे पहले आती हैं उन चीज़ों को प्रिंट करवाना था, आपने यूज़र को दिखाना था। तो उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने एक रेंज वेरिएबल बनाया था, या फिर रेंज का जो हमारे पास फंक्शन है वो हमने यूज़ किया था। यहाँ पे 5 हमने लिख दिया है कि आपने 5 की रेंज तक इसको देखना है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाती है, नीचे हमने क्या करवाना है, प्रिंट, क्या करवाओ आप, प्रिंट आई। यहाँ पे आप समझ लें कि आपकी जो आई है एक डेटाबेस के अंदर कोई ना कोई टेबल है। ठीक है, ये आई की वैल्यूज़ को देखेगा 5 तक और जाके 5 तक आपको स्टोर करवा देगा। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो फार लूप है वो देखें यहाँ ऐसे चलती है। सबसे पहले उसने 0 रो को देखा है, समझ लें यहाँ पे।
ठीक है, फिर उसने फर्स्ट रो को देखा है, फिर उसने सेकंड को देखा है, फिर थर्ड को देखा है, फिर फोर्थ को देखा है, फोर्थ के बाद वो फिफ्थ, फिफ्थ के इक्वल हो गई, स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे ट्रू हो गई। तो ट्रू स्टेटमेंट पे हमारे ये चीज़ ब्रेक हो गई है, कंडीशन। ठीक है। ठीक है जी। तो ये हमारी रेंज भी हमने यहाँ पे देख लिया है, यहाँ पे हमने वाइल लूप को, फार लूप को भी देख लिया है। इसके बाद जो लूप हमारे पास यूज़ होती है वो वाइल लूप होती है। ठीक है, वाइल लूप यहाँ पे हम करवा रहे हैं कि आई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, एक हमने वेरिएबल बना लिया आई, और आई की एक हमने वैल्यू ले ली है ज़ीरो को। ठीक है, यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं कि वाइल आपका जो आई है वो लेस देन है 5 से। ठीक है, जब तक आपका आई 5 से लेस देन है तब तक आपने क्या प्रिंट करवाना है, यहाँ पे आपने कॉलन देना है, और यहाँ पे प्रिंट करवाना है आपने आई को। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्योंकि ये जो चीज़ है हमारी आई वो पहले से ही लेस देन 5 है। ठीक है, अदरवाइज़ हम इसको क्या करते हैं, हम आई को इंक्रीमेंट लगा देते हैं, यहाँ पे प्लस इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये आई हमारा क्या करेगा, एक से इंक्रीमेंट होता जाएगा, जब तक वो आई की वैल्यू 5 नहीं हो जाती तब तक ये लूप हमारी चलती रहेगी। यहाँ पे मैं इसको रन करवाता हूँ। तो ये देखिए, ऊपर जो हमने रेंज लगाई थी वो भी ऐसे ही यूज़ होती है, हमारी जो वाइल लूप है वो भी ऐसे ही यूज़ होती है। फर्स्ट करेंगे यहाँ पे मैं आई को 50 पे ले जाता हूँ। ठीक है, तो ये 49 तक हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगी। ठीक है, ये हमारी वाइल लूप है। इसके बाद हमारे पास फंक्शंस यूज़ होती हैं। फंक्शंस में हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल या फिर फंक्शन का एक अलग सिंटैक्स होता है हमारे पास। जिन लोगों को हमने प्रोजेक्ट बना के दिया है, ठीक है, चाहे वो पाइथन जेंगो के अंदर था, चाहे वो फ्लास्क के अंदर था, उसमें आपकी ऐप डॉट पी वाई, मेन डॉट पी वाई या व्यूज़ डॉट पी वाई की फाइल्स जो होती है ना, उसमें आपका एक फंक्शन लगा हुआ है डेफ। ठीक है, तो फंक्शन के लिए हमारा कीवर्ड यूज़ होता है डेफ डिफाइन। ठीक है, डी ई एफ हम इसको लिखते हैं। यहाँ पे फंक्शन का हमारा नेम होता है, फ़र्ज़ करें कि मैं इसका नेम ले रहा हूँ ग्रीट। ठीक है, तो इसके अंदर हम एक वेरिएबल को स्टोर करवाते हैं फंक्शन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप कोई मेथड भी बना सकते हैं, जैसे रिक्वेस्ट मेथड है, किसी चीज़ से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ हमें दो। ठीक है, यहाँ पे आप वेरिएबल को स्टोर करवा रहे हैं, यहाँ पे आप कंडीशन भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, रिटर्न, और यहाँ पे आपने क्या रिटर्न करना है, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग को रिटर्न करवा रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग हमारे डबल क्यूट्स के साथ होती है, तो यहाँ पे हेलो नासिर। ठीक है, तो ये हमारे पास हेलो नासिर हो गया। या यहाँ पे हम यही जो ऊपर हमने बनाया है वेरिएबल, यही हम वेरिएबल यहाँ पे हेलो, यहाँ पे नेम प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, नीचे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं या फिर प्रिंट स्टेटमेंट लगा देते हैं, इसके अंदर हम यही वाला जो फंक्शन है कॉल करते हैं। फंक्शन कॉल किस तरह से होता है, अपने नेम के साथ, और यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं नासिर। तो अब जो इसकी आउटपुट आएगी वो हमारे पास ये आएगी हेलो नासिर की। ठीक है, यहाँ पे कॉमा हम देते हैं क्योंकि कॉन्कैटिनेशन के ज़रिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब देखिए हमारे पास हेलो नासिर यहाँ पे आ गया है। अब एक चीज़ मैंने यहाँ पे लगाई है, एफ़। ठीक है, विदाउट एफ़ हमारे पास ये वैसे की वैसे, जैसे हमने यहाँ पे नासिर लिखा था ना, वैसे वो देख रहा था, लिख रहा था। ठीक है, आउटपुट के अंदर हमारा वैसे, यहाँ पे नेम हमने लिखा तो ये हमारे पास नेम आ रहा था। हमने एफ़ यहाँ पे क्यों लिखा है, ठीक है, एफ़ हमने क्यों लगाया है, सम टाइम हमारी जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो यहाँ पे परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं कि स्ट्रिंग को हमने क्या किया है, ये जो ब्रैकेट्स वगैरह है ना, इनका असर होता है एक आपकी प्रिंट स्टेटमेंट के ऊपर, कि ये ब्रैकेट्स भी आपके साथ आउटपुट के अंदर चली आती हैं, और जो आपका वेरिएबल होता है सही तरह से वो यहाँ पे प्रिंट नहीं होता। इसके लिए हम एफ़ यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, एफ़ हमारा क्या करता है, एफ़ कीवर्ड का मतलब है कि फॉर्मेट करो आप इस सारी की सारी स्टेटमेंट को।
ठीक है, जब मैंने यहाँ पे F लगाया है तो इसने फॉर्मेट कर दिया है। फॉर्मेट में इसने ये जो ब्रैकेट्स आपकी थी ये रिमूव कर दिए हैं और यहाँ पे जस्ट वेरिएबल का नेम प्रिंट करवाया है। ठीक है, तो ये F भी हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब हम किसी फाइल के साथ एक्ट करते हैं तो वहाँ पे जाके हम यहाँ पे F स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम F लिखते हैं फंक्शन के साथ और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, स्ट्रिंग के साथ भी F लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह लिस्ट है एक हमारे पास, हमने पहले भी लिस्ट को देखा था। लिस्ट के अंदर कुछ हमने चीज़ें लगानी होती हैं कि लिस्ट के अंदर हम किसी भी चीज़ को कैसे ऐड कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर से हम किसी भी चीज़ को कैसे रिमूव कर सकते हैं। आवाज़ आ रही है ना आपके पास? ठीक है, और लिस्ट को हम प्रिंट किस तरह से करवा सकते हैं, तो फिर से हम लिस्ट के ऊपर चलते हैं क्योंकि ये चीज़ें हमारे पास नेसेसरी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक लिस्ट बना लेते हैं नंबर्स की और इसके अंदर हम स्टोर करवा लेते हैं कोई भी नंबर। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि लिस्ट हम जो बनाते हैं वो एक ही डेटा टाइप की हमारे पास होती है। पहले हमने जो लिस्ट बनाई थी वो स्ट्रिंग की लिस्ट बनाई थी, अब हम लिस्ट बना रहे हैं यहाँ पे नंबर्स की। तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं, ये हमारी लिस्ट है। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि हमने इस लिस्ट के अंदर एक चीज़ को ऐड करना है, तो वो हम किस तरह से करेंगे। ठीक है, आप कहेंगे कि सर जी यहाँ पे जाके आप कॉमा डालें और यहाँ पे 6 डाल दें तो आपका ये चीज़ ऐड हो गई। नहीं, हम किसी मेथड के ज़रिए लिस्ट के अंदर कोई भी चीज़ कैसे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट होगी वो फ्रंट एंड पे यूज़र कुछ चीज़ें ऐड कर रहा होगा किसी और चीज़ के अंदर, तो हमेशा हम बैक एंड के अंदर कोई ऐसा मेथड या फंक्शन बनाएंगे कि वो ऑटोमेटिकली हमारे कहे बगैर वो चीज़ वहाँ पे जाके ऐड हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम अपेंड फंक्शन हमारे पास होता है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम वेरिएबल लेते हैं, हमारी जो वेरिएबल नेम है लिस्ट का वो है नंबर्स डॉट, यहाँ पे हम इसको नहीं लिखते, पहले मैं पहले प्रिंट करवाता हूँ लिस्ट को। ठीक है, तो प्रिंट हम इस तरह से करवाते हैं, यहाँ पे नंबर्स हम लिख लेते हैं ताकि हमारी ये जो लिस्ट है वो यहाँ पे आके प्रिंट हो जाए। अब देखिए हमारे पास जो चीज़ प्रिंट हुई है वो 1 2 3 4 5 है। ठीक है, अब 5 के साथ हम कहते हैं कि एक चीज़ हमारी जाके ऐड हो जाए 5 के आगे 6, तो वो हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे हम लिस्ट का वेरिएबल का नंबर लिखते हैं डॉट, एक हमारे पास मेथड होता है अपेंड का। ठीक है, अपेंड मेथड हमारे पास क्या करता है, वो आपकी जो एग्जिस्टिंग लिस्ट होती है ना उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ ऐड करवाता है। जैसे यहाँ पे हम 6 लिख रहे हैं तो यहाँ पे फिर से हम प्रिंट करवाते हैं नंबर को, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखें पहले हमारे यहाँ पे ये प्रिंट होके आ गई है, ये 5 तक हमारी वैल्यूज़ थी, लेकिन हमने 6 को इसमें ऐड किया है, दोबारा इसको प्रिंट करवाया है, तो दोबारा ये इसने लिस्ट के अंदर हमें क्या कर दिया है, कोई चीज़ ऐड करवा के दे दी है। ठीक है, वो हमारा अपेंड के ज़रिए हमने उसमें 6 ऐड किया था तो उसने 6 को ऐड करके दे दिया है। इसी तरह हम रिमूव भी कर सकते हैं कोई चीज़ इस लिस्ट में से। रिमूव के लिए हमारे पास जो फंक्शन यूज़ होता है वो होता है डॉट रिमूव यहाँ पे। ठीक है, आप कौन सा वर्ड इसमें से रिमूव कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम इसमें से 3 रिमूव करते हैं, तो यहाँ पे रिमूव होके दोबारा हम यही चीज़ प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, प्रिंट लिस्ट का नेम, और यहाँ पे देखें पहले हमने क्या किया था, पहले हमने ये वाली जो लिस्ट बनाई है इसको प्रिंट करवाया है यहाँ तक, उसके बाद हमने 6 को ऐड किया है। ठीक है, फिर हमने 3 को रिमूव किया है इसमें से। आप देखें यहाँ पे 1 2 4 5 और 6 और 3 जो है हमारा वो यहाँ पे रिमूव हो गया है। ठीक है आप इन लिस्ट को स्पेसिफिक लेंथ के साथ भी मतलब प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, वो कैसे आप प्रिंट करवा सकते हैं इसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं। ये चीज़ें मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, एक ऊपर वाला प्रिंट हमारा रहे। अब जो लिस्ट होती है ना, लिस्ट के अंदर जो हमारे एटम्स होते हैं या फिर लिस्ट के अंदर जो हमारा डेटा होता है वो ज़ीरो के सिंटैक्स से यूज़ होता है। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि ये जो हमारा एक है तो इसकी एग्जिस्टिंग लोकेशन जो है या फिर ये किस नंबर पे हमारे पास लिस्ट के अंदर अवेलेबल है वो हमारा ज़ीरो है। ठीक है, यहाँ पे हम लिस्ट के अंदर कोई भी नंबर यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, ये ऊपर हमारी पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट होगी, नीचे हम कहते हैं कि जस्ट हमारे पास जो ज़ीरो लोकेशन के अंदर आपका जो एटम है वो नीचे हमारे पास प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो ज़ीरो के अंदर हमारा जो एटम है वो 1 है, तो यहाँ पे इसने एक को प्रिंट करवा दिया है। ठीक है, ये हमारा कब यूज़ होता है, लिस्ट हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास ज़्यादा डेटा होता है, उस डेटा में से हम चाहते हैं कि फ़लाना जो हमारे पास इंडेक्स है वो चीज़ यहाँ पे आके हमारे पास प्रिंट होनी चाहिए।
ठीक है, तो ये हमारे पास लिस्ट में इस तरह से प्रिंट करवाते हैं। हम चाहते हैं कि इसमें से 2 और 3 को हम प्रिंट करवाएं या 3 और 4 को हम प्रिंट करवाएं, तो वो हम किस तरह से करवा सकते हैं प्रिंट। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे हम लिखते हैं 1:3। ठीक है, 1:3 का क्या मतलब है कि यहाँ से हम पहले 2 को छोड़ रहे हैं और 2 और 3 को प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ पे एक भी हमारा छोड़ गया यहाँ पे, कि आपने 0 को छोड़ देना है, 1 को प्रिंट करवाना है जो आपकी 1 वाली लोकेशन पे है। ठीक है, 1 वाली लोकेशन पे हमारा 2 है। ठीक है, और यहाँ पे 3 वाली लोकेशन पे हमारा 3 है। ठीक है जी, तो आप अपेंड भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिस्ट में से कोई भी नंबर यहाँ पे आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। इसी तरह हमने डिक्शनरी का देखा था। डिक्शनरी में हमारे पास क्या चीज़ यूज़ होती थी, एक हमने पर्सन की डिक्शनरी बनाई थी, फिर से हम उसको बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पर्सन है और यहाँ पे पर्सन का हम कुछ चीज़ स्टोर करवा लेते हैं। यहाँ पे नेम हमने स्टोर करवाया है, नेम में हम क्या लिखते हैं, नासिर। ठीक है, यहाँ पे फिर कॉमा और नीचे हमने एज का एक वेरिएबल बनाया था। एज में हम क्या लिखते हैं, 30 लिखते हैं, फिर कॉमा देते हैं और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं उसका, आप कह लें कि प्रोफेशन हम एक लिख लेते हैं, या फिर नंबर लिखते हैं उसका, नंबर नहीं, प्रोफेशन हमारे पास आ गया। प्रोफेशन में हम क्या लिखते हैं कि उसका जो प्रोफेशन है वो क्या है, वो स्टूडेंट है। ये वैसे प्रोफेशन तो नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास चीज़ कैसे प्रिंट होगी, इसमें से कोई एक स्पेसिफिक चीज़ हमने प्रिंट करवानी है, तो वो चीज़ हम कैसे प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, जिस तरह हम लिस्ट को प्रिंट करवाते हैं, यहाँ पे एक प्रिंट फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाने के लिए। दूसरा हमारा डिक्शनरी या लिस्ट या जो भी कीवर्ड हमने यहाँ पे लिखा होगा वेरिएबल बना के वो, और यहाँ पे की और वैल्यू हमारे पास यहाँ पे होती है। ठीक है, लिस्ट में हम क्या कर रहे थे या फिर उससे पहले जो भी वेरिएबल्स हम ले रहे थे उसमें जो चीज़ हमने प्रिंट करवानी होती थी वो चीज़ हम प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें बदल गई हैं आपकी डिक्शनरी के अंदर। यहाँ पे अगर आपका नेम है तो नेम की जो वैल्यू है हमारे पास वो नासिर है। यहाँ पे अगर हम नेम को प्रिंट करवाएंगे तो आपके पास जो आउटपुट आएगी वो नासिर आएगी। अगर यहाँ पे आपका जो एज है, एज की जो वैल्यू है आपके पास वो 30 है, अगर आप एज को यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे तो आपके पास जो आउटपुट आएगी वो 30 की आएगी। यहाँ पे हम रियल टाइम में इसको देखते हैं किस तरह से हमारे पास आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जैसे ही मैंने वो ब्रैकेट्स डाली हैं तो इसने दे दिया है कि आपकी जो डिक्शनरी के अंदर चीज़ें हैं वो ये वाली चीज़ें हैं। यहाँ से आप क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें कि हम नेम को प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो चीज़ हमारी प्रिंट होगी वो यहाँ पे नासिर प्रिंट होके आ जाएगा, क्योंकि ये हमारी जो नेम है एक तरह का वेरिएबल है हमारी डिक्शनरी के अंदर और उसकी जो वैल्यू है हमारी वो नासिर है। ठीक है, ये व्यूज़ डॉट पी वाई के अंदर चले जाएं आप, डेटाबेस के अंदर से जो भी डेटा हम ले रहे हैं तो हमने एक कॉन्टेक्स्ट नाम का डिक्शनरी बनाई होगी। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे मैं हमेशा लिखता हूँ। ठीक है, जिन भी लोगों का हमने प्रोजेक्ट बनाया है यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट का एक वेरिएबल हमने बनाया होगा। कॉन्टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे कोई चीज़ छुपी होगी, जैसे यहाँ पे मैनेजर का नेम, जैसे फिटनेस क्लब वालों का हमने बनाया मैनेजर का नेम और यहाँ पे उसका यूज़र नेम आ गया। ठीक है, जो लॉग्ड इन मैनेजर था यहाँ पे उसका हम ईमेल ले रहे तो यहाँ पे उसका मेल आ गया। या फार्म के अंदर इवन कोई डेटा इंसर्ट कर रहे थे, फार्म के अंदर से कोई डेटा जाके हम HTML पेज के अंदर पुट कर रहे थे, तो वो चीज़ें हमारी इस तरह से आ जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक्स से पाइथन के अंदर, इसके अंदर और भी चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कि हम मैथ को किस तरह से यहाँ पे यूज़ करते हैं, लेकिन अभी हमारा मकसद वो नहीं है कि हम ज़्यादा इसको लेंथ में जाके देखें। तो ये जो चीज़ें थी हमारी बेसिक्स थी, ये चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट थी। इन चीज़ों को आपने ज़रूर ही आपको याद होना चाहिए कि ये चीज़ हम क्या लिख रहे हैं। ठीक है, इनका सिंटेक्स पता होना चाहिए। और कल से हम इंशाल्लाह एक फ्रेमवर्क के ऊपर काम करेंगे कि हम रियल टाइम में अपनी वेबसाइट किस तरह बिल्ड करते हैं। पहले तो हमने देखा था कि हम PHP के अंदर किस तरह से बिल्ड करते हैं। आज कल से इंशाल्लाह हम जेंगो के अंदर काम करेंगे। ठीक है, कि जेंगो के अंदर हम अपनी वेबसाइट किस तरह से बना सकते हैं।